हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नगर, व्यापारिक और सिटी शिल्पी जन के बारे में बात करेंगे। जब हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो ये जो टॉपिक है ये टॉपिक मुगल काल से जुड़ा हुआ है। मुगल काल अर्थात ये हमारा जो है वह मध्य काल का पार्ट माना जाता है, जिसे आप लोग कहते हैं मिडिल इंडिया भी कहते हैं। इस टॉपिक में मतलब कि इस चैप्टर के अंदर जो क्लास 7 का है, चैप्टर 6, यदि इसका हम बात करते हैं तो इसमें हमारे पास 9 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। पहला है प्रशासनिक केंद्र। अब बात आती है किसी भी राज्य का प्रशासनिक केंद्र बनाया जाता है तो कहाँ पर बनाया जाता है। या तो वो नदी के किनारे बनाया जाता है, सिंपल सी बात है, या तो फिर ये किसी समुद्र के किनारे वाले हिस्से में बनाया जाता है, या तो फिर ये किसी क्षेत्र के सेंटर वाले हिस्से में बनाया जाता है, ताकि वहां से पूरे ही क्षेत्रों के ऊपर हम कंट्रोल, निगरानी या फिर नियंत्रण और प्रशासनिक व्यवस्था को अच्छे से सुचारू तरीके से चला सके। इसके लिए ये सारे काम करते हैं। दूसरा आता है मंदिर, नगर और तीर्थ केंद्र। मतलब कुछ ऐसे संस्थान होते हैं, नगर होते हैं, जहां पर मंदिरों को बड़े स्केल पर बनाया गया, बढ़ावा दिया गया और बड़े स्केल पर राजाओं के द्वारा उनका संरक्षण किया गया। अगला आता है छोटे नगर और संजाल। मतलब कि कुछ ऐसे ऐसे नगर माने जाते हैं जो किसी छोटे छोटे काम के लिए प्रसिद्ध हो, फेमस हो, लेकिन वहां पर और भी आसपास के लोग आते होंगे, काम करते होंगे। बड़े और छोटे व्यापारी जो वहां पर कुछ छोटे मोटे काम करने के लिए जाते थे और लेन देन करते थे, वहां के राजाओं के लिए, अभिजात वर्ग के लोगों के लिए, एलिट क्लास जिसे कहते हैं, उनके लिए कपड़े बनाना, उनको देना और अपने व्यापारिक काम को पूरा करना। हम्पी, मसूलीपट्टनम और इसके साथ साथ सूरत, ऐसे कुछ राज्यों के बारे में पता करना। जल्दी बात करते हैं हम्पी, मसूलीपट्टनम और सूरत, तो ये इस समय के प्रमुख व्यापारिक केंद्र के तौर पर प्रसिद्ध हुए थे। नगरों में शिल्प, आपको पता ही है कि आसपास के लोग अपने शिल्प उत्पादन को करते थे और नगरों में आकर के बेचने का काम करते थे, ताकि उनसे उनकी कुछ आमदनी हो सके और वो अपने जीवन बसर को बढ़ा सके। सूरत पश्चिम का द्वार के तौर पर फेमस था, क्योंकि जो सूरत का इलाका था ये बड़े स्केल पर देखा जाए तो यहाँ पर लेन देन का काम होता था और दूसरे देश से यहाँ के लोग आते थे, यहाँ पर व्यापार करते थे, इसीलिए भी का ज्यादा फेमस माना गया था। आपको पता होगा कि इंडिया के इस पार से ज्यादातर लोग इस हिस्से में आते हैं, जो सूरत का पश्चिमी भाग था, इंडिया का पश्चिमी भाग था, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर के बड़े स्केल पर व्यापार को बढ़ावा देते हैं। जोखिम का दौर, क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं तो इस इलाके के अंदर जोखिम का समस्या आ चुकी थी। उन्होंने यहाँ के इलाकों के ऊपर अपना कब्जा कर लिया, जैसे कि व्यापारिक केंद्र के ऊपर कब्जा कर लिया। नए नगरों की स्थापना होती है, बाहर से व्यापारी आते हैं, जैसे कुछ टॉपिक के बारे में यहाँ पर हमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। आज जो हम टॉपिक में बात करने वाले हैं, इसके भूमिका के बारे में बात करेंगे, मतलब परिचय देंगे, और हम बात करेंगे प्रशासनिक केंद्र के टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं क्लास। तो आइए चालू करते हैं इस टॉपिक को। क्लास जब हम बात करते हैं इस टॉपिक में नगर, व्यापारी और शिल्पजन के बारे में, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि जब भी बाहर से कोई विश्व यात्री आता है, जब विश्व यात्री आएगा तो वो क्या करेगा, वह किसी जगह को देखेगा। जैसे कि बाहर से इब्न बतूता आया था, इसके साथ साथ बहुत सारे लोग आए। इसके खिलाफ यदि देखा जाए, बल्कि इसके बारे में यदि देखा जाए, तो वो लोग जब यहाँ पर आए तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि यहाँ पर कई टाइप के नगर हुआ करते थे। उन्होंने भारत के अंदर नगरों के बारे में देखा, नगरों के बारे में। तो बात यह आती है कि जो नगर वो देख रहे हैं, वो कैसे पहचानेंगे कि वो नगर कौन सा काम करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे पता चला कि कुछ नगर ऐसे होते थे जो यहाँ पर मंदिर के तौर पे थे, मंदिर नगर के तौर पे काम करते थे। मतलब कि ऐसा शहर जहां पर केवल मंदिर ही मंदिर हो। जैसे भारत में देखो काशी बनारस,
ये कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बड़े स्केल पर केवल मंदिर ही दिखाई पड़ते हैं। दूसरा देखते हैं तो कुछ ऐसे नगर मिले जो केवल प्रशासनिक काम करते हैं। जिन्हें हम प्रशासनिक नगर के तौर पर देखते हैं। प्रशासनिक नगर की यदि बात करते हैं तो नीचे में चोल, चेल, चालुक्य की बात कर सकते हैं आप लोग, अशोक के बारे में बात कर सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो इसमें तीसरा जो मुख्य तौर से बात मानी जाती है वह है वाणिज्यिक। वाणिज्यिक नगर, वाणिज्यिक का मतलब होता है कमर्शियल, जहां पर आप लेन देन का काम करते हैं या फिर वहां पर ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं। उस प्रकार के नगरों के तौर पर यहाँ पर इनका विकास हुआ था, बड़े स्केल पर फैला था। यहाँ पर और आगे बात करता है पतन नगर, जिसे हम कहते हैं पोर्ट या बंदरगाह। जैसे भारत में कुछ ऐसे नगर थे जहां से दूर देश में व्यापार किया करते थे, जैसे कि हमारे पास सूरत है, मसूलीपट्टनम है, कोलकाता है। ऐसे कुछ शहर थे जहां पर आपका दूसरे देश में व्यापार हुआ करता था। लेकिन कुछ शहर ऐसे भी तो होंगे जहां पर ये सारी एक्टिविटी एक साथ होती होगी। कुछ शहर ऐसे होंगे जहां पर कुछ खास चीजें एक साथ देखने को मिलती होगी। तो यहाँ पर जब कोई विश्व यात्री भारत में आया तो वह इस प्रकार के नगरों के बारे में बताने का काम करता है। जैसे यदि आप 12th क्लास की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 12th क्लास की हिस्ट्री में आपको बहुत सारे विश्व यात्री, खास करके 2-3 विश्व यात्री के बारे में पढ़ने को मिलेगा। इब्न बतूता के बारे में मिलेगा आपको, जिसकी किताब रिहला लिखी गई थी। यहाँ पर थोड़ा और आएंगे तो अबुल फजल के बारे में आपको मिलेगा। ऐसे कई सारे लोगों के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा जो यहाँ के बारे में बताने का काम करते हैं। यदि आप बर्नियर के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, बर्नियर था। तो जो भी यहाँ पर आते हैं विश्व यात्री के तौर पर, वो यहाँ के मंदिर नगर, प्रशासनिक नगर, वाणिज्यिक नगर, पतन नगर, ऐसे क्षेत्रों के बारे में बताने का प्रयास करते हैं। आपकी 6th क्लास की हिस्ट्री में कहता है यहाँ पर क्या कहते हैं कि अथवा किसी अन्य प्रकार का शहर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। कई नगर तो ऐसे थे जो अनेक प्रकार के थे, मतलब कि एक शहर ऐसा जहां पर अलग अलग प्रकार के काम एक ही साथ होते थे। जैसे वो प्रशासनिक नगर के भी तौर पे काम करते थे, दूसरा मंदिर नगर के भी होने का काम करते थे, वाणिज्यिक काम भी किया करते थे, और इसमें एक चीज और भी है और वह है शिल्प का काम भी किया करते थे। शिल्प, जैसे जहां पर शिल्प का उत्पादन होता हो, मूर्तियों का उत्पादन होता हो, या फिर वहां पर हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हो। इसकी जो जानकारी हमें भारत में मिलती है वो हड़प्पा के टाइम से मिलती है। हड़प्पा में ज्यादातर शिल्प उत्पादन को जो बनाया गया वह किसी न किसी नदियों के किनारे ही बनाया गया, या तो फिर वह किसी समुद्र के किनारे बनाया गया, मतलब समुद्री इलाके के क्षेत्र के आसपास बनाया गया। लोथल हो गया आपका, रणथंभौर के आसपास का इलाका है, आपके साथ थोड़ा सा और देखा जाए तो मोहनजोदड़ो का इलाका है, हड़प्पा का इलाका है। यहाँ पर बड़े स्केल पर बनाया गया, जो नदियों के आसपास का इलाका था वहां पर इसे बनाने का काम चालू किया गया था। तो ये सारे के सारे चीजों के बारे में विश्व यात्री जब आता है तो देखने का काम करता है कि यहाँ पर कई प्रकार के नगर मिल जाते हैं। शिल्प नगर है, मंदिर नगर है, प्रशासनिक नगर है, वाणिज्यिक नगर है, पतन नगर है और शिल्प नगर है, जो यहाँ पर व्यापार के लिए बड़े स्केल पर इस्तेमाल होते थे। इसी में सबसे पहले यदि हम इस टॉपिक में जो पहला पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है प्रशासनिक के नगर के बारे में बात आती है। प्रशासनिक नगर के बारे में बात आती है। तो आइए चालू करते हैं। प्रशासनिक नगर किस प्रकार सा था, किसके समय के बारे में बात करता है, उनका प्रशासनिक नगर किन किन चीजों के लिए काम करता था, आइए इस टॉपिक के ऊपर अब हम बात करते हैं। तो आइए अब चालू करते हैं, प्रशासनिक नगर के बारे में बात करते हैं। जब प्रशासनिक नगर की बात करते हैं तो प्रशासन मतलब एक ऐसा शहर, एक ऐसी जगह जहां से हम पूरे क्षेत्र का
प्रशासन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को चालू कर सके। जब बात करते हैं प्रशासनिक नगर के बारे में तो हम यहाँ बात करने वाले हैं चोल वंश के बारे में बात करने वाले हैं। चोल वंश की राजधानी तंजावुर थी और तंजावुर जो था वह कावेरी नदी के किनारे बनाया गया था। कावेरी नदी वह नदी है जो दक्षिण भारत की गंगा नदी के नाम से पहचानी जाती है। खास बात यह भी है कि ये वह नदी है जो सालों भर चलती है, सालों भर। इसमें पूरे साल पानी देखने को मिलता है, इसीलिए दक्षिण भारत की इसे गंगा भी कही जाती है। यदि बात करते हैं इसके बारे में, कावेरी के बारे में, तो कावेरी जो है यह राजराज चोल के द्वारा यहाँ पर राजराजेश्वर मंदिर बनाया गया। राजराजेश्वर मंदिर यहाँ पर उन्हीं के राजाओं के नाम से बनाया गया। रीजन सिंपल था कि वह अपने आप को देवता के समान बनाने का काम करते थे। मानते थे कि धरती पर राजा जो होता है वह भगवान का प्रतिनिधि होता है और इनकी ये विचारधाराएं मुगलों के समान थी, क्योंकि मुगल भी माना करते थे कि धरती पर मुगल जो होते हैं, मुस्लिम जो होते हैं, वह राजा जो होते हैं वह सीधे सीधे अल्लाह के यहाँ पर उनके कम्युनिकेशन सिस्टम के माने जाते थे, अर्थात ये उनके अनुयायी माने जाते थे जो धरती पर उनके बंदे की हिफाजत के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर भी जो चोल वंश के राजा थे वहां पर उन लोगों ने राजराजेश्वर मंदिर का जो निर्माण किया था, राजराज ने अपने ही नाम के बल पर उन्होंने यहाँ पर मंदिर का निर्माण करवाया था। तो बात करते हैं यहाँ पर नगर के बारे में, तो नगर के वास्तुकार मतलब कि नगर को बनाए जाने के बारे में, नगर को किसने बनाया, कैसे बनाया, किस प्रकार से बनाया, यहाँ के नगर किन किन कामों के लिए फेमस थे। तो देखो बात करता है क्या, यहाँ के जो नगर थे वह महल के लिए फेमस थे, सैन्य शिविरों के लिए फेमस थे, जल की पूर्ति के लिए फेमस थे और बाजार के लिए फेमस थे। यदि बात करते हैं नगर, तो नगर के वास्तुकार मतलब नगर को बनाने का काम वो किसने किया था, उसने क्या था, कुंजर मल्लन राजराज पेरुथचंद ने किया था। और ये यहाँ के राजा थे और इनके वास्तुकार के लिए ही इन्हें पहचाना जाता है, क्योंकि इनके द्वारा बनाया गया वास्तुकार इतना फेमस, इतना प्रसिद्ध था कि हर व्यक्ति इन्हें इन्हीं के नाम से नहीं बल्कि वास्तुकार के नाम से जानता है। इन्होंने अपना नाम मंदिर के दीवारों पर लिखवाने का काम किया था, इसीलिए भी लोग इनको पहचानने का काम करते हैं। दूसरी बात यह थी कि इस राजा ने मंदिर के अंदर शिवलिंग की स्थापना की थी, शिवलिंग की स्थापना की थी। ज्यादातर दक्षिण भारत में देखा जाए तो जितने भी शिवलिंग है वो फेमस शिवलिंग है, मतलब वहां पर बड़े स्केल पर लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो जब लोग आते थे तो उनके नामों को पढ़ते थे, उनके दिए गए बनाए गए चित्रों को, उनके बनाए गए मंदिरों के भवनों को देखने का काम किया करते थे। यदि इसमें बात करते हैं नगरों के बारे में, तो ये नगर के अंदर कई सारे महल हुआ करते थे और कई सारे महल मतलब कि हर एक महल के अंदर एक मंडप हुआ करता था और मंडप में ही जो राजा हुआ करते थे वो अपना दरबार लगाया करते थे। इसी दरबार के माध्यम से वह अधीनस्थ का मतलब होता है उनके नीचे जो लोग काम करते हैं, जैसे कि सेना हो गया, सूबेदार हो गए, मनसबदार हो गए, जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, ऐसे लोगों को जो आदेश दिया गया वह आदेश दरबार में मंडप के माध्यम से ही दिया गया। मंडप ही वो जगह थी जहां पर विभिन्न प्रकार के अधिकारियों को आदेश देने का काम चालू किया गया। तो सिंपल सी बात है, जो मंडप था वो महल के अंदर था, जो महल था वो नगर में था, जो नगर था वो कावेरी नदी के किनारे था। मतलब ये हुआ कि ज्यादातर जो प्रशासनिक केंद्र बनाए गए थे वह नदियों के किनारे बनाए गए। कहाँ बनाए गए, तो नदियों के किनारे बड़े स्केल पर यहाँ पर प्रशासनिक केंद्रों की स्थापना की गई। यहाँ पर कुछ नगर ऐसे भी थे जो सैन्य शिविर के तौर पर भी काम करते थे, जहाँ पर सेना का लगातार हलचल होना, सेना के परेड होना, सेना की कार्रवाई करना, ऐसे कई सारे काम यहाँ पर बड़े स्केल पर किए गए। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो नगर के अंदर बाजार थे और बाजार में कई सारे काम होते थे। अनाज का लेन देन करना, दूर दूर से लोग आते थे, अनाज बेचते थे। इसके साथ मसाले के व्यापार किया करते थे, कपड़े का बुनने का काम किया करते थे, आभूषण बनाते थे, मूर्तिकार, ऐसे कई सारे काम आपको यहाँ के बाजारों में देखने को मिल जाया करता था।
यदि इसका हम बात करते हैं तो बात यह आती है, कपड़े की यदि बात करते हैं तो कपड़े में एक फेमस गांव है, इसका नाम है उरेयूर, या उरेयूर एक नगर है, उरेयूर एक नगर का नाम है। और यहाँ पर सलिया बुनकर एक जाति का नाम है जो खास प्रकार के कपड़ों को बुना करते थे। इनके जो कपड़े हुआ करते थे वह खास करके इनके कपड़े यहाँ के अभिजात वर्ग के लोगों के लिए बनाए गए थे, और यहाँ पर जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, उनके लिए भी ये लोग सूती और मोटे कपड़ों को बनाने का काम किया करते थे। आगे बात करते हैं मूर्तिकार। जो मूर्तिकार थे वह स्वामी मलाई नगर के थे, और इन लोगों के द्वारा अच्छे किस्म के कांस्य की मूर्ति बनाई गई थी। कांस्य के मूर्तियों को बनाने में स्वामी मलाई जो शहर के नाम थे, गांव के लोग थे, उनका बहुत ही बड़ा योगदान देखने को मिल जाता है क्लास। तो हमने आज के टॉपिक में प्रशासनिक नगर के बारे में कुछ खास जानकारी देखने का काम किया। या वो कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद क्लास।